मेरा नाम ओम प्रकाश रुपेला है। मैं एक कृषि वैज्ञानिक हूँ और पेशे से सूक्ष्मजीवी जो अ, जीव होते हैं उनका अध्ययन किया है मैंने। और मैं लगभग 1976 से लेकर के 2008 तक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका नाम इक्रिसैट है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो हैदराबाद के पास एक गांव पटनचेरू में अ, उसका संस्थान है। और मैंने वहाँ काम किया है लगभग 33 वर्ष। अमृत मिट्टी को जब हमने अपनी प्रयोगशाला में टेस्ट किया तो पाया कि इसमें कृषि में उपयोगी जो जीव तत्व है, जो बैक्टीरिया है, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। और बाज़ार में बिकने वाले जितने भी बायो फर्टिलाइज़र के नाम से जो बिकते हैं, उनमें से भी हमने इसमें ज़्यादा मात्रा पाई। तो हम सोचने लगे कि इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो इस अमृत मिट्टी को इतना अच्छा बनाती है। तो हमने जो है फिर दीपक भाई के यहाँ गए, देखा कि वो कैसे बना रहे थे अमृत मिट्टी। और जब उस पद्धति को, उनके अमृत मिट्टी बनाने की पद्धति को जब हम देख रहे थे तो हमने पाया कि ये तो लगभग वही पद्धति है जो जैसे कंपोस्ट बनाते हैं या खाद बनाते हैं, परंतु ये कंपोस्ट बनाने की विधि और इनकी अमृत मिट्टी बनाने की विधि, अमृत मिट्टी कम से कम 4 कारणों से अलग थी। पहला कारण कि ये जो है अमृत मिट्टी बनाने में पत्तों का प्रयोग करते हैं, और साथ में खेत की मिट्टी, और खेत भी वो जहाँ हल वगैरह ना चला हो, खेत के ऊपर की मिट्टी या खेतों के मुंडेर की मिट्टी, तो वो बरतते हैं। और पत्तों को फिर वो एक और तरल पदार्थ में भिगो के रखते हैं पूरी रात, जिसका नाम है अमृत जल। तो अमृत जल का भी हमने जो है प्रयोगशाला में उसको जांचा और पाया कि अमृत जल में भी कृषि में उपयोगी बैक्टीरिया, जीव तत्व बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी जो है उतने नहीं होते जितने कि इनकी अमृत मिट्टी में ज़्यादा होते हैं। फिर हमने ध्यान से, फिर जब हमने देखा कि पद्धति बनाने की है कैसी, तो ये क्या करते हैं, एक पतली सी तह तो पत्तों की लगा देते हैं, और पतली तह के बाद फिर एक बहुत पतली तह उस मिट्टी की लगा देते हैं, और उसको फिर उसके बाद फिर एक पतली तह पत्तों की, फिर मिट्टी की, इस प्रकार उसको थपथपा के और लगभग 1 फुट ऊंचा कर लेते हैं। दीपक भाई से बात करने से मालूम हुआ हमें कि वो पत्तों को भी अमृत जल में भिगोते हैं लगभग पूरी रात। और अमृत जल को भी जब हमने अपने प्रयोगशाला में जांचा तो पाया कि इसमें कम से कम 4 अलग अलग किस्म के बैक्टीरिया या जीव तत्व मिलते हैं जो कृषि में बहुत सहायक हैं। जैसे हवा से नत्रजन लेकर के पौधों को देने वाले बैक्टीरिया, और मिट्टी में जो फास्फोरस होती है उसको घुलनशील बनाने वाले बैक्टीरिया, फिर बीमारी की फफूंद को नष्ट करने वाले बैक्टीरिया। जी। अमृत जल को हमने जब प्रयोगशाला में अध्ययन किया तो पाया कि इसमें कम से कम 4 प्रकार के कृषि में उपयोगी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हम जो है उसे एग्रीकल्चरली बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म और उसके फंक्शनल ग्रुप द्वारा कहते रहते हैं इसे। और जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो हवा से नाइट्रोजन लेकर के अपने पौधों को दिलवाते हैं, या वो बैक्टीरिया जो हवा में, जो मिट्टी में जो फास्फोरस होता है और बगैर घुलनशील मात्रा में होता है उसको घुलनशील करते हैं, वो प्रकार के बैक्टीरिया फास्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया हम कहते हैं।
और वो बैक्टीरिया जो बीमारियां लाने वाली फफूंदों को नष्ट करते हैं, या कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कृषि के जो फसलों के जो अवशेष हैं उसको गलाने में मदद करते हैं। हम जो है डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं उन्हें। तो ये सब हमने पाए कि ये सब उनके अमृत जल में ही थे। और ये जब अमृत मिट्टी बनाते हैं और पत्तों को उसको पूरी रात सोखते हैं, तो ये सारे के सारे इस प्रकार के फायदेमंद जो जीव तत्व है, जीव हैं, जीवाणु हैं, वो सब पत्तों में और उसमें चले जाते हैं। और अगले दिन ये क्या करते हैं कि एक कंपोस्टिंग का एक बेड बनाते हैं ये। और इनका जो कंपोस्ट बेड बनाने का है वो लगभग 2 फुट चौड़ा रखते हैं, 2 से 3 फुट चौड़ा रखते हैं, और लंबाई चाहे जितनी भी हो। और फिर करते क्या है कि एक पतली तह पत्तों की, उसके ऊपर फिर जो मिट्टी जो खेत से लाई गई है उसकी जो है एक पाउडर की तरह से छिड़क देते हैं उसके ऊपर, पतली तह वो भी। फिर एक पतली तह पत्तों की, फिर पाउडर से मिट्टी की तह। इस प्रकार से जो है वो दबाते जाते हैं, और तह जब ऊंची हो जाती है और लगभग 1 फुट तक ले जाते हैं। तो इसमें जो फर्क जो हमने पाया, जो दूसरी जो कंपोस्ट करने की विधियां होती हैं उसमें इस प्रकार नहीं किया जाता। इसमें जो है मिट्टी का और पत्तों का स्पर्श जो है बहुत नज़दीक से है। और जब ये डिकम्पोजिशन यानी कि पत्तों का जब ये सड़न हो रहा है उसके अंदर, वो बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो जो है हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक एसिड पैदा करते हैं अलग अलग प्रकार के। तो वो ऑर्गेनिक एसिड जो मिट्टी में जो बगैर घुलनशील तत्व होते हैं वो फिर घुलते रहते हैं, ऐसा हमारा मानना है। और ये जो पौधों को जो तत्व चाहिए, कोई भी पौधा हो उसको यदि हमने बढ़वार ठीक से रखनी है तो उसे कोई 3-4 तत्व नहीं चाहिए होते, कम से कम 30 तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। परंतु बाज़ार से जब हम लेने जाते हैं रासायनिक खाद तो केवल 3 प्रकार की मिलती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। और आजकल यदि जाएं तो दूसरे तत्वों की भी मिलती है जिसको हम जो है माइक्रो एलिमेंट्स वगैरह बोलते हैं। परंतु जो मिट्टी में या हर प्रकार के पत्ते में कम से कम 30 प्रकार के तत्व होते हैं। फ़र्क ये है कि जो बाज़ार से लिए जो रासायनिक खादें हैं वो होती हैं सारी की सारी अक्सर घुलनशील मात्रा में, जबकि पत्तों में और मिट्टी में ये सारे के सारे तत्व होते हुए भी ये बगैर घुलनशील मात्रा में हैं। और ये अमृत मिट्टी में अब ये घुलने का काम वो ऑर्गेनिक एसिड कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने पाया कि ये जो है दूसरा बड़ा कारण था कि जो कंपोस्टिंग और इसमें अमृत मिट्टी में फ़र्क था। तीसरा जो हमने देखा कि इनकी पद्धति में जो फ़र्क था वो ये कि ये जो है कम से कम 6 प्रकार के फसलें, जब वो बेड पूरा हो जाता है उसके ऊपर 1 इंच मिट्टी की तह लगा करके, या 1 इंच पुरानी कंपोस्ट की या अमृत मिट्टी की तह लगा करके उसके ऊपर जो है बीज डाल देते हैं 6 फसलों के, कम से कम 6 से 10 फसलों के। और जो कि वो षटरस फसल बोलते हैं, और षटरस मतलब 6 रसों का, कड़वा, मीठा, तीखा, तिक्त, और इस प्रकार के 6 तत्वों की जो फसलें जो इन सभी 6 रसों को का जो है रखते हैं अपने उसमें, जो उनके अंश हैं वो उनकी बिजाई कर देते हैं और उसको फिर पत्तों से ढक देते हैं। तो हमने पाया कि जब ये फसलें उगती हैं, और 6 फसलें का मतलब है डाइवर्सिटी, जब ये अबव ग्राउंड डाइवर्सिटी है तो बिलो ग्राउंड यानी कि उनकी जड़ों की वो डाइवर्सिटी भी उनके अंदर हम देखते हैं कि जड़ें जो है उस ढेर के अंदर, अमृत मिट्टी बनाने वाली ढेरी के अंदर जड़ें खूब फैल रही हैं। तो ये जड़ें जब फैल रही हैं तो तापमान जो है अंदर का
वो भी उतना ही होगा जो जड़ों को चाहिए, 25-30, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि जबकि दूसरी जो कंपोस्टिंग पद्धतियां हैं, गाय के गोबर से हो या दूसरी पद्धतियां जिनसे हम रसायन ये जो खादें बनाते हैं, उनमें जब हम ढेरी में हाथ डालते हैं तो तापमान 45 से भी ऊपर लगता है, जबकि इसमें तापमान हमने नहीं पाया। तो ये चौथा बड़ा अंतर पाया हमने। और एक चीज़ और जो ध्यान में रखने की बात है, और सभी कृषि वैज्ञानिक इस चीज़ को मानते हैं, और ख़ास तौर पे वो वैज्ञानिक जो जड़ों के ऊपर जो है अध्ययन करते हैं, कि जब जड़ें हम ज़मीन में उनको हम उनका यदि अध्ययन करें, और जो बैक्टीरिया जो जड़ों के ऊपर होते हैं और उनकी मात्रा, और वही का वही बैक्टीरिया यदि हम उसकी साथ वाली मिट्टी में अध्ययन करें, उसकी मात्रा का बड़ा अंतर होता है। जड़ों के ऊपर मान लो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का अध्ययन करें हम, तो मिट्टी में यदि उनकी मात्रा 1000 प्रति ग्राम है, तो जो जड़ों के ऊपर जड़ों से सटी हुई मिट्टी, जिसको हम राइजोस्फीयर सॉइल बोलते हैं, उसके ऊपर 10 से 100 गुना ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो जब ये जड़ें उस अमृत मिट्टी की ढेरी में उग रही हैं, तो इनकी मात्रा और जड़ों के कारण भी बढ़ रही है। और जो और एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि पौधा जिन बैक्टीरिया के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, वो राइजोस्फीयर के ऊपर हो या वो बैक्टीरिया जो जड़ों के अंदर भी चले जाते हैं, जिनको हम एंडोफिटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, या वो बैक्टीरिया जो जड़ों के साथ अंदर जाने के बाद कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ स्पेशल एक नई पौधे की अंग बनाते हैं, जैसे नोड्यूल। जो राइजोबियम है, एक बैक्टीरिया होता है जो जड़ों में जाकर के एक अलग अंग बना देता है, जिसको हम नोड्यूल कहते हैं। तो ये सब निर्णय कि कौन बैक्टीरिया उस पौधे की जड़ों के साथ संबंध रखेगा, इसका सबसे बड़ा निर्णय करने का, निश्चय करने का जो है, वो पौधे के ऊपर है, ना कि बैक्टीरिया के ऊपर। तो ये सबसे जो है 4 मैंने जो कारण बताए, मेरे समझ में यही सब चीज़ जो है अमृत मिट्टी को अमृत बनाती है। और उसमें जो जीव तत्व है, जो बैक्टीरिया है, उनकी जो मात्रा है, उसकी जो पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा इन सब फैक्टर्स के कारण, इन सब अवयवों के कारण है।